उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह विभाग ने विधि विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कानून के स्वरूप की चर्चा की गई है। विधि विभाग में इसकी समीक्षा शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका स्वरूप सामने आएगा, जिसे कैबिनेट में पास करवाने के बाद एक कानून बन जाएगा, जिसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों के खिलाफ एक कड़ा कानून आने वाला है, जिसको लेकर के गृह विभाग ने विधि विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें प्रस्तावों का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रही है और अब ऐसे कानून को बनाने जा रही, जिससे लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होगी। तमाम मामले ऐसे आए हैं जिसमें लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादी की गई और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि एक दो शादियां होने के बावजूद भी दूसरी तीसरी शादी की गई और आरोपी फरार हो गया। ऐसे में उन महिलाओं का जीवन दूभर हो गया जो लव जिहाद के चंगुल में फंसी। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर, लव जिहाद को लेकर एक कड़ा कानून बनने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों का इंतजार है जब उत्तर प्रदेश में एक सख्त कानून होगा और उसके दायरे में वो आरोपी आएंगे जो लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता की समस्याओं को नहीं सुनने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने सीयूजी नंबर खुद उठाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। यह निर्देश डीएम एसएसपी से लगाकर सभी अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद अब रिसीव करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम, एसपी और एसएसपी को ये निर्देश दिए हैं। जन समस्याओं को गंभीरता से लेने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये निर्देश जारी हुए हैं कि डीएम, एसएसपी कार्यालय में आने वाला कोई भी फरियादी निराश होकर नहीं लौटना चाहिए और सीयूजी नंबर पर आने वाले हर फोन का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाना होगा। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। लगातार जिलों से आ रही शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सीयूजी नंबर खुद उठाएं। अगर ऐसा जो अफसर नहीं करता है उसके खिलाफ अब कार्रवाई तय है। वक्फ की संपत्तियों में खरीद फरोख्त के मामले में गड़बड़ी मिलने पर सीबीआई ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर लखनऊ और प्रयागराज में जमीनों के खरीद फरोख्त के मामले को लेकर हुई है। दोनों एफआईआर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के अलावा जमीन का लाभ पाने वाले नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम रिजवी और निरीक्षक बाकर रजा को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पहली एफआईआर अगस्त 2016 में प्रयागराज के कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी ने इमामबाड़ा गुलाम हैदर ओल्ड जीटी रोड पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण शुरू किया था। क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 7 मई 2016 को निरीक्षण के बाद पुराने भवन को तोड़कर किए जा रहे अवैध निर्माण को बंद करा दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू करा दिया गया। इसे रोकने के लिए कई पत्र लिखे गए, फिर भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रहा। इसी पर अवर अभियंता सुधाकर मिश्रा ने रिजवी को नामजद करते हुए 26 अगस्त 2016 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं हजरतगंज थाने में 27 मार्च 2017 को एक और एफआईआर दर्ज करी गई। इसमें रिजवी व वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर 27 लाख रुपए लेकर कानपुर में वक्फ की बेशकीमती संपत्ति का पंजीकरण निरस्त करने और पत्रावली से महत्वपूर्ण कागज गायब करने का आरोप लगाया गया था। वहीं सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर वसीम रिजवी ने साफ तौर पे कहा है कि मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच हो, रस्सी को सांप न बनाया जाए। वहीं इस दौरान वसीम रिजवी ने मौलाना कल्बे जब्बार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका कश्मीर के आतंकवादियों से गहरा नाता है। वक्त आने पर मैं सारे सबूतों के साथ सामने आऊंगा। पौड़ी गढ़वाल के न्यार घाटी में एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत करने के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पहले ही दिन दूरी बना ली। उत्तराखंड सरकार पहली बार पौड़ी जिले के न्यार घाटी में एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कर पर्यटन की संभावनाओं को तलाश रही है। पर्यटन से जुड़े इस आयोजन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दूरी बना ली है। अब सियासी गलियारे में इसे लेकर चर्चा तेज है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित अन्य पहुंचे, लेकिन जिस विभाग का मुख्य कार्यक्रम था उसी के मंत्री की गैर मौजूदगी टीएसआर सरकार में बड़ा संदेश दे रही है। यहाँ ये बता दें कि नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन कर दुनिया के फलक पे ले जाने की सरकार की मंशा है। सरकार ने पौड़ी में 20 करोड़ से अधिक की राशि एडवेंचर पर खर्च करने की बात कही है। नायार घाटी से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की दूरी को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कैबिनेट मंत्री सतपाल की ही क्या बात की जाए, टीएसआर यानी त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कई मंत्री उनसे नाराज हैं, कई विधायक नाराज हैं। ऐसे में ये हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इसे लेके कई तरह की बातें सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने ही संगठन पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ताजा पोस्ट को लेकर भले ही कांग्रेसी नेताओं ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन भाजपा को जरूर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पुनीत मित्तल का कहना है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है, जहां नेताओं के बीच गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसका सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस संगठन के भीतर 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर हंगामा हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये हंगामा और कितना बढ़ता है। पुलिस कर्मियों के द्वारा लापरवाही के मामले अब थानेदार पर भारी पड़ सकते हैं। इसको लेकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने आदेश भी जारी किए हैं कि वो अपने सिपाहियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, जिससे आम आदमी परेशान ना हो। थाना स्तर पर किसी भी पुलिस जवान ने आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया तो थानेदार नप जाएंगे और कार्रवाई में भी थाना इंचार्ज को मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। जी हां, देहरादून जिले में पुलिस जवानों द्वारा किए गए आम जनता के साथ दुर्व्यवहार के मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने भी सभी थाना इंचार्जों की मीटिंग ली और सभी को मीटिंग में आदेश दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर लापरवाही करता है या किसी के साथ बदसलूकी करता है तो उसका खामियाजा पुलिस थाना इंचार्ज को भुगतनी पड़ सकती है। लिहाजा वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों को समझाने का भी काम करें, जिससे आम आदमी से परेशान ना हो। बीते रोज 2 मामले अरुण मोहन जोशी के संज्ञान में, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी लापरवाही बरतता है या किसी के साथ बदसलूकी करता है तो उसका खामियाजा उस थाना इंचार्ज को भुगतना पड़ सकता है। उधार की शराब न देना इस सेल्समैन को उस वक्त भारी पड़ गया जब बीजेपी नेता रवि भारती ने उसे जम के पीटा। अगर पुरानी तस्वीर को गौर से देखें तो ये बीजेपी नेता को छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि बड़ी नेताओं के सामने इसकी ऊंची पहुंच दर्शाता है। तस्वीरों में जो भाजपा नेता सेल्समैन को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जरा इन साहब की तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। बड़े बड़े अधिकारी और सत्ता अधिकारी भाजपा के नेता इनके बगलगीर हो रहे हैं। दिखने में ये किसी लाट साहब से कम नहीं है, मगर इनके पास मदिरा पीने के पैसे नहीं है। जब सेल्समैन ने इन्हें मुफ्त की मदिरा नहीं दी तो लगे उस पर जूतम पैजार करने। ये बात हम नहीं बल्कि सेल्समैन खुद बयान कर रहा है। बीजेपी नेता की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। अगर ये कैद न होती तो शायद ये कार्रवाई नहीं हो पाती। अब पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। चित्रकूट में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक आदिवासी युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। फांसी पर लटकते ही मौके पर 10 मिनट के अंदर 100 डायल पुलिस ने पहुंच करके उसको बचा लिया है और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हालांकि जो मामला है, उस आदिवासी युवती ने फांसी इसलिए लगाई क्योंकि उसको एक पड़ोसी युवक ने उसके साथ कई वर्षों से लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था और उसको शादी का झांसा दिए हुए था। लेकिन अब युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उससे आहत होकर के युवती ने युवक के घर में ही जाकर के फांसी लगा ली। हालांकि परिजनों की सूचना पे युवक के परिजनों ने सूचना दी पुलिस को और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को तत्काल कुंडी तोड़ करके बचाया है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन अभी तक आरोपी युवक की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में जरूर आक्रोश फैला हुआ है। देखना यह है कि कब तक युवक की गिरफ्तारी होती है और कैसे इस युवती को न्याय मिलता है। चित्रकूट से कैमरामैन सुभाष पटेल के साथ अतुल मिश्रा, R9 TV। कौशाम्बी के चायल कस्बे में तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी है। एक ही कमरे में पिता पुत्र की लाश मिली है, वहीं दूसरे कमरे में पत्नी व एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिले हैं। पिपरी थाना क्षेत्र के चायल कस्बे के वकील अहमद कपड़ों की सिलाई कर परिवार का पेट भरते हैं। परिवार में लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालत खराब हो गई। नौसे का साड़ू बबलू तांत्रिक है। आए दिन बबलू घर में आकर तंत्र मंत्र का काम करता था। पिछले 3 से 4 दिन से नौसे ने अपने पूरे परिवार को एक कमरे में कैद कर तांत्रिक बबलू के साथ तंत्र मंत्र कर रहा था। पड़ोसियों ने कई बार दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला।
हालांकि पड़ोसियों ने 2 बच्चों को गुरुवार की दोपहर को निकाल लिया था। गुरुवार की रात बबलू के घर के भीतर तंत्र मंत्र का काम कर रहा था। आधी रात को वकील की पत्नी गुलनाज के चीखने की आवाज़ आई, तब तक बबलू मौके पाकर फरार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि बबलू ने मासूम अरमान की बलि दे दी। जब वकील ने विरोध किया तो उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का कहना है ये हत्याएं तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई है। जो भी हो, इसका खुलासा बहुत जल्द से जल्द कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। छठ पूजा की परंपरा बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में इस समय मनाया जाता है। ऐसे में बात करें तो विदेशों में भी कई जगह छठ पूजा को भी बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे में अगर बात करें धर्म की नगरी काशी की, तो काशी की घाटों पर आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में कोरोना काल में लोग घाटों पर उमड़े हुए हैं। संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले छठ पूजा का आज प्रथम अर्घ देकर सूर्य की उपासना की गई। व्रती महिला और पुरुषों ने सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामनाओं को साधने का प्रयास किया। इस संबंध में व्रतियों ने बताया कि आज पहला अर्घ दिया गया, उसके बाद कल उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा का समापन किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देकर संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि छठ पूजा को सच्चे मन से सूर्य की उपासना की जाए तो मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल डूबते हुए सूरज को लोगों ने अर्घ दिया। वहीं छठी मैया से कामना की कि कोरोना काल से देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को निजात मिले। इस कोरोना काल का महामारी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है तो उगते हुए सूरज को अर्घ दे के अपने व्रत को सफल बनाने का। ईशनपुर पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही का कारनामा आया सामने। बेटी पैदा होने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला द्वारा एसएसपी को लेकर शिकायत की गई है। एसएसपी ने थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, धौलपुर की रहने वाली बेटी की शादी 3 माह पहले बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद यानी 3 माह पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया और जैसे ही बेटी पैदा हुई पति आग बबूला हो गया। महिला के साथ बदसलूकी मारपीट करने लगा। हद जब पार हो गई कि महिला को कई दिन वो भूखा रखता था, खाना तक नहीं देता था। इसी से परेशान होकर महिला अपने मायके पहुंची और आप बीती अपने परिजनों को बताई। परिजन तत्काल महिला को लेकर एसएसपी मुनिराज जी के पास पहुंचे और एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि इस वक्त आरोपी सिपाही की तैनाती क्वारसी थाना इलाके के ईशनपुर चौकी पर है। राजस्थान के धौलपुर की रहने वाली संगीता की शादी 2 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ आगरा में हुई थी। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी सिपाही के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों से खचाखच भरी तेज रफ्तार बोलेरो कार हाईवे पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार सभी 14 बारातियों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। रोंगटे खड़ी करती है तस्वीरें प्रतापगढ़ लखनऊ प्रयागराज हाईवे की हैं, जहां 14 लाशें एक साथ देख लोगों में खौफ और मायूसी का मातम छा गया। बता दें, नवाबगंज से वापस लौटते समय ओवरलोडिंग तेज रफ्तार बोलेरो कार हादसे का शिकार हो गई और खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो कि एक शादी समारोह से वापस अपने गांव कुंडा जिगरापुर लौट रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए सभी अधिकारियों को मदद के आदेश भी दिए हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए किसी तरह से शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जिस घर में खुशियों की शहनाई बजनी थी वहां पे अब मातम पसरा हुआ है। कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। सलेमपुर विधानसभा के विधायक काली प्रसाद के ऊपर हुए प्राणघातक हमले में 7 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 16 नवंबर को विधायक अपने क्षेत्र से दीपावली मिलन कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, तभी नदौली गांव के पास मूर्ति विसर्जन कर रहे युवाओं ने उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग पे विधायक समेत उनके कार्यकर्ता बाल बचे, जिसको लेकर उनकी शिकायत पुलिस अधिकारियों में की। पुलिस अधिकारी मौके पर आकर घटने की जांच की। उसके बाद उनकी तहरीर पर स्थानीय सलेमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्तों को नदौली घाट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगर ये मामला हाई प्रोफाइल नहीं होता, अगर विधायक के मामले नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती। ये पुलिस की तत्परता से या हाई प्रोफाइल के मामले से पुलिस ने
यथाशीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रेमी युगलों को सुरक्षा देने के लिए कितने भी वादे कर रही हो, परंतु प्रेमी युगलों की हत्याएं और आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पटना गांव का है। औरैया जनपद के पटना गांव के रहने वाले हिमांशु का गांव की ही एक पिंकी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन पहले प्रियंका के घर वालों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिस पर प्रेमिका की मारपीट भी की गई, जिससे आहत होकर प्रेमी प्रेमिका की आत्महत्या की बात सामने आ रही है। लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों के सामने प्रेमी युवक हिमांशु के परिजनों ने प्रियंका के घर वालों पर हत्या कर 100 लटकाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। प्रेमी के घर वालों का आरोप है कि पिंकी के परिजनों ने हिमांशु को देर रात फोन करके बुलाया था और पहले से ही मौजूद लोगों ने उसे कमरे में बंद कर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। देखने वाली बात यह है कि दोनों मौतों के प्रकरण में पुलिस कब तक पूरी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। पूरे देश में छठ व्रत का हुआ शुभारंभ। डूबते हुए सूर्य को महिलाओं ने दिया अर्घ्य। छठ व्रत का किया शुभारंभ। आपको बता दें कि काफी दिनों से यह परंपरा चली आ रही है कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे या किसी पोखरे के किनारे महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देकर के अपने छठ व्रत का समापन करती हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, गोरखपुर जिले के गोर्रा और राप्ती नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं छठ व्रत का शुभारंभ की हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके छठ व्रत का शुभारंभ किए हैं और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके छठ व्रत का समापन करेंगी। छठ व्रत को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिखाई अपनी मुस्तैदी। हर घाटों पर पुलिस की रही तैनाती। कोरोना काल का पालन करने के लिए लोगों को दिया दिशा निर्देश। कहते हैं कि शिक्षक ही समाज के विकास का आधार होता है। अगर ऐसे में शिक्षक ही गलत और सही में फर्क भूल जाए तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा की कैसी नींव डाल सकता है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए खर्च करती रही है, लेकिन इस पर बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब आजमगढ़ के बिलरियागंज शिक्षा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विद्यालय में बतौर अध्यापक तैनात शिक्षक फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज करता रहा है। इसी क्षेत्र में एकल विद्यालय में सहायक अध्यापक संतोष यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि उसके फेसबुक आईडी पर एक महिला की आईडी से लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मामले की जांच साइबर सेल की तरफ से की गई तो यह पता चला कि यह एक फर्जी आईडी है और इसको प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक परवेज अहमद आदमी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आरोपी शिक्षक परवेज अहमद को थाना कंधरापुर ने गिरफ्तार कर लिया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।